See the money won't stay for your meal, getting all the decent pie for your wife. Everybody wanna know how it feels. आज हम CRPC के जो सेक्शंस रीड आउट करने जा रहे हैं, हम सेक्शंस पढ़ेंगे 233 से लेकर 240 तक, यानी कि 233 से लेकर 240 तक के कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 के जो सेक्शंस है, जो कि बेसिकली बात करते हैं जेंडर ऑफ चार्जेस, यानी कि इस्तेमाल इल्जामात के हवाले से कि कब जो मुल्ज़मान पर फर्द जुर्म है वो कब उन पर इकट्ठी याद की जा सकती है और किन हालात में उन पर जो फर्द जुर्म है, हर जुर्म की अलग-अलग फर्द जुर्म जो है हर वो लगाई जा सकती है। ठीक है, तो उस हवाले से सेक्शन 233 है सेपरेट चार्जेस फॉर डिस्टिंक्ट ऑफेंसेस के हर अलहदा जुर्म के लिए, हर नुमायां जुर्म के लिए एक अलहदा चार्ज फ्रेम होनी चाहिए, एक अलहदा उसको चार्ज किया जाना चाहिए, एक अलहदा फर्द जुर्म आयद उस पर होने चाहिए। फॉर एवरी डिस्टिंक्ट ऑफेंस ऑफ विच एनी पर्सन इज अक्यूज्ड देयर शैल बी अ सेपरेट चार्ज, यानी कि हर मुल्जिम के हर अलहदा जुर्म के लिए उस पर अलहदा से सेपरेट चार्ज जो है ना वो मुरतब किया जाना चाहिए। एवरी सच चार्ज शैल बी ट्राइड सेपरेटली, और उसका जो चार्ज है वो उसको अलहदा उस पर ट्रायल, यानी कि उसकी जो सारे मामला तो उस पर अलहदा होने चाहिए, उससे हट के होने चाहिए। ठीक है, एक्सेप्ट इन केसेस मेंशन्ड इन 234, 235, 236 एंड 239, यानी कि कहता है कि मासवाए जो सेक्शन 234, 235, 236 और 239 में जो हालात वाक़यात बयान किए गए हैं, उन हालात वाक़यात के अलावा बाकी जितने भी मामलात हैं उनमें अगर एक मुल्ज़िम 4 किस्म के जुर्म करता है तो उसको अलग-अलग से उस पर जो चार्ज फ्रेम है वो चार्ज किया जाएगा। ठीक है, उसको फर्द जुर्म लगाई जाएगी अलग-अलग से, ये नहीं कि सिर्फ एक जुर्म में ही उसके सारे एक्ट्स को शामिल कर लिया जाएगा। इसमें हम इसकी जो इलस्ट्रेशन है वो पढ़ते हैं, एज अक्यूज्ड ऑन अ थेफ्ट ऑन वन ओकेजन, के ए जो है उस पर इल्जाम है एक मौके पर चोरी का। ठीक है, एंड कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट, और जरबात पहुंचाने का दूसरे मौके पर है। ठीक है, ए मस्ट बी चार्ज सेपरेटली, तो उसका जो चार्ज है वो अलग-अलग उस पर होना चाहिए और उसको डील भी अलग-अलग जुर्म के हवाले से किया जाना चाहिए। ठीक है, यानी कि थेफ्ट का अलग होना चाहिए और ग्रीवियस हर्ट का अलग होना चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि आप सिर्फ उसको थेफ्ट में ही चार्ज कर दें। अब उसके बाद आते हैं सेक्शन 234 है, 3 ऑफेंसेस ऑफ सेम काइंड विद एन ईयर मे बी चार्ज टुगेदर, कि अगर 3 जुराइम एक जैसे हों और एक साल में वो वकूअ पज़ीर हुए हों तो उनका जो चार्ज है वो इकट्ठा किया जा सकता है, उसको चार्ज फ्रेम इकट्ठा किया जा सकता है। यानी कि व्हेन अ पर्सन इज अक्यूज्ड ऑफ मोर ऑफेंसेस देन वन ऑफ द सेम काइंड के ऑफेंसेस विद इन द स्पेस ऑफ 12 मंथ, 12 माह की स्पेस के अंदर फ्रॉम द फर्स्ट टू द लास्ट ऑफ सच ऑफेंस वेदर इन रिस्पेक्ट ऑफ द सेम पर्सन और नॉट, अगरचे वो जो जुराइम है वो उसी एक शख्स के साथ किए जा चुके हैं या किसी दूसरे शख्स के साथ किए जाएं। ठीक है, ही मे बी चार्ज्ड विद एंड ट्राइड एट वन ट्रायल, तो उसको एक ट्रायल में ही उसके सारे जो ऑफेंसेस हैं उनका फैसला किया जा सकता है, एक चार्जशीट में ही उसको सारे का फैसला किया जा सकता है। एनी नंबर ऑफ देम नॉट एक्सीडिंग 3, यानी कि 3 जो है ना वो 3 जुराइम एक साल के अंदर अगर वो करता है तो वो फिर उस पर जो चार्जशीट है वो सेपरेट नहीं की जाएगी, उस पर ज्वाइंटर ट्रायल, उसका ज्वाइंट ट्रायल होगा। ठीक है, ऑफेंसेस आर ऑफ द सेम काइंड व्हेन दे आर पनिशेबल विद द सेम अमाउंट्स ऑफ पनिशमेंट अंडर द सेम सेक्शंस ऑफ द पाकिस्तान पेनल कोड, यानी कि जो जुराइम जो भी ऑफेंसेस उसने किए हैं वो चाहे पाकिस्तान पेनल कोड के हवाले से हैं चाहे इससे हट के किसी दूसरे स्पेशल लॉ के मुताल्लिक हैं, तो उनकी जो सजा जजा है जो लॉ भी डील करेगा उसके मुताबिक उसकी सजा जजा हो सकती है। इस आगे इसकी प्रोवाइजो में उसने ये बताया कि अगर एक ऑफेंस है वो 379 के तहत अगर कोई बंदा जुर्म करता है, ठीक है, और 380 अट्रैक्ट करता है, ठीक है, तो यहां पर उसको जो है ना वो जो उसकी सजा है वो दोनों ऑफेंसेस में दी जा सकती है। ठीक है, फर्ज करें लेकिन अगर वो 379 के तहत जुर्म करता है फिर उसी टेन्योर में 380 की
का ऑफेंस करता है, तो ये देखें उसके जो नेचर है जुर्म की, वो चोरी की, वो सेम है। तो अगर इस तरह का मामूली सा डिफरेंस है तो ये डिफरेंस नहीं, फिर वो उस पर ज्वाइंट चार्ज ही होगा। ठीक है, उसके बाद है 235 है ट्रायल फॉर मोर देन वन ऑफेंस, के एक जुर्म से ज्यादा जब जुराइम हो तो फिर उनका जो ट्रायल है वो कैसे होना है। इफ इन वन सीरीज ऑफ एक्ट सो कनेक्टेड टुगेदर एज टू फॉर्म द सेम ट्रांजैक्शन मोर ऑफेंसेस देन वन committed by the same person, he may be charged with and tried at one trial for every such offense। कि अगर एक जो बंदा वो जुर्म करता है और उसकी जो मुख्तलिफ उसकी जो सीरीज ऑफ जुराइम है, ठीक है, यानी कि वो आता है पहले घर में दाखिल होता है गैर कानूनी तौर पर, फिर वहां से चोरी करता है, फिर वहां से किसी को ज़दोकोब करता है, तो ये देखिए एक ही ट्रांजैक्शन में है। ठीक है, यानी कि सेम ट्रांजैक्शन मोर ऑफेंसेस देन वन। ठीक है, सेम ट्रांजैक्शन में उसने क्राइम किए हैं तो उसको एक ट्रायल में उसका फैसला किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद ऑफेंसेस फॉलिंग विद इन टू डेफिनेशंस, कि जहां पर जो जुराइम है उनकी जो जुर्म हुआ उसकी दो या दो से ज्यादा डेफिनेशंस मौजूद हैं, फिर क्या करना है। इफ द एक्ट्स alleged constitute an offense falling within two or more separate definitions of any law in force for the time being in force, which offenses are defined or punished, the person accused of them may be charged with and tried at one trial for each of such offense। तो वो हर उस जुर्म के लिए एक ट्रायल में ही उसको सजा दिलवाई जा सकती है। ठीक है, अलग-अलग से उस पर ट्रायल चलाने की जरूरत नहीं है। एक्ट कॉन्स्टिट्यूटिंग वन ऑफेंस बट कॉन्स्टिट्यूटिंग व्हेन कंबाइंड अ डिफरेंट ऑफेंस, यानी कि वो कहता है कि जब एक जुर्म जो है वो मुख्तलिफ एक जुर्म जो है वो एक जुर्म को वकूफ जिक्र करता है, किसी शख्स का एक एक्ट जो है वो एक जुर्म बनाता है, लेकिन जब उसके मुख्तलिफ जो है जुराइम है वो इकट्ठे कर दिए जाएं तो उससे एक अलग जुर्म बन जाता है। ठीक है, तो फिर क्या करना है, फिर उसका करना है कि ट्राइड एट वन ट्रायल। ये देखें, ट्राइड एट वन ट्रायल, तो उसको एक ट्रायल में ही उस तरह उसकी सजा दिलवाई जा सकती है। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं जी इसकी इलस्ट्रेशन पर। ए रेस्क्यूज बी अ पर्सन इन लॉफुल कस्टडी एंड इन सो डूइंग कॉजेज ग्रीवियस हर्ट टू सी अ कांस्टेबल इन हुज कस्टडी बी वाज, ए मे बी चार्ज्ड विद एंड कन्विक्टेड ऑफ ऑफेंस अंडर सेक्शन 235 एंड 33। यानी कि अगर कोई ए जो है वो बी को रेस्क्यू करता है लॉफुल कस्टडी से, और उसकी लॉफुल कस्टडी से जो शख्स कांस्टेबल होता है, दूसरा कांस्टेबल होता है, उसको वो इंजरी करता है, तो अब यहाँ पर रेस्क्यू जिस शख्स ने उसे बचाया है उसका भी जो जुर्म बनता होगा उसके मुताबिक उसको डील किया जा सकता है, और जो इंजरी का जुर्म बनता होगा उसके मुताबिक भी उसको डील किया जा सकता है। इससे थोड़ा सा क्लियर होगा। एक कमिट्स हाउस ब्रेकिंग बाय डे विद इंटेंट टू कमिट अडल्ट्री, यानी कि अगर कोई अडल्ट्री की नीयत से, हरामकारी की नीयत से किसी के घर में जाता है, गैर कानूनी तौर पर घर में जाता है, एंड कमिट्स इन द हाउस सो इंटर्ड अडल्ट्री विद बीस वाइफ, और बी की वाइफ के साथ अडल्ट्री करता है, ए मे बी सेपरेटली चार्ज्ड विद एंड कन्विक्टेड ऑफ ऑफेंस अंडर सेक्शन 497। तो उस पर जो है ना, यानी कि दो ऑफेंसेस हो गए, एक घर में दाखिल होना, हाउस ब्रेकिंग, नकबजानी हो गया, और एक अडल्ट्री का। अब दो ऑफेंसेस हैं और दोनों ऑफेंसेस को अलग-अलग सेपरेटली चार्ज करके उनको डील किया जाएगा। ठीक है, यानी कि वो कहते हैं कि हर जुर्म का जो भी जितने भी जुराइम होंगे उतनी फर्द जुर्म होंगी, और उस हवाले से हर जुर्म के मुताबिक उसको अलग-अलग डील किया जाएगा, कानून ये कहता है। ठीक है, किसी एक जुर्म की पादाश में सारे ऑफेंसेस का फैसला नहीं किया जा सकता। अब उसके बाद आता है जनाबे वाला, ये इलस्ट्रेशंस हैं, इनको पढ़ने का इतना जो है ना वो फायदा नहीं है, एक ही बात वो बार बार आ रही है। अब 236 है, When it is doubtful what offense has been committed, वो कहता है कि जब ये खदशा हो कि पता ही ना चल रहा हो, ये डाउट हो कि कौन सा ऑफेंस कमिट हुआ है, फिर क्या करना है। ठीक है,
फिर वो कहता है कि जी ये लास्ट पर and in number of such charges may be tried at once, he may be charged in alternative with having committed some one of the said offences। तो उसके मुतल्लक उसके मुतबादल जो उसने जुर्म किया उसके मुतबादल किसी भी जुर्म में उसको चार्ज फ्रेम करके उस पर जो है ना वो फर्ज जुर्म लगाकर उसको ट्राइड किया जा सकता है और उसको सजा दी जा सकती है। अब ये देखें कि ए is accused of an act which may amount to theft। ए पर इल्जाम है कि उसने चोरी की है, और रिसीविंग स्टोलन प्रॉपर्टी या उसने कोई चोरी का सामान अपने कब्जे से बरामद हुआ, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और चीटिंग या कोई धोखाधड़ी या उसने मानतन में खयानत की है। ही में भी चार्ज विद थेफ्ट, तो उसको थेफ्ट के तहत भी चार्ज किया जा सकता है। रिसीविंग स्टोलन प्रॉपर्टी, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और चीटिंग में भी उसको जो है ना वो फर्ज जुर्म लगाई जा सकती है, उसका ट्रायल किया जा सकता है। और ही में भी चार्ज विद हैविंग कमिटेड थेफ्ट और रिसीविंग स्टोलन प्रॉपर्टी, यानी कि उस पर ज्वाइंट चार्ज भी किया जा सकता है, ठीक है, और उस पर अलग भी चार्ज किया जा सकता है कि उसने थेफ्ट की है या स्टोलन प्रॉपर्टी की है या क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की है। यानी कि इसकी जो दूसरी इलस्ट्रेशन उससे थोड़ा सा आपको क्लियर होगा कि एक जो शख्स है वो एक मजिस्ट्रेट के सामने ये बयान देता है, ठीक है, कि सी ने बी को मारा है। फर्ज करें ए मजिस्ट्रेट के सामने बयान देता है कि सी ने बी को मारा है और बी ने सी को एक डंडे के साथ मारा है, और उससे पहले वो अपनी एक स्टेटमेंट में कह चुका होता है कि उसने बी ने फायर से मारा है। अब ये दोनों स्टेटमेंट्स में से एक स्टेटमेंट उसकी ओरिजिनल है और एक स्टेटमेंट उसकी फॉल्स है। अब उसको फॉल्स एविडेंस के तहत उसको चार्ज फ्रेम किया जा सकता है, और जो अब ये क्योंकि पता नहीं है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है, तो इसका बाद में डिसाइड किया जा सकता है। ए स्टेट्स ऑन ओथ बिफोर मैजिस्ट्रेट दैट ही सा बी हिट सी विद अ क्लब, कि ए मजिस्ट्रेट के सामने पेश होता है, वो कहता है कि जो बी ने उसने बी को देखा सी को मारते हुए सोटे के साथ क्लब के साथ। बिफोर सेशन कोर्ट ए स्टेट्स ऑन ओथ दैट बी नेवर हिट सी, और सेशन कोर्ट में वो कहता है कि बी ने सी को हिट नहीं किया, ठीक है। ए मे बी चार्ज्ड विद अल्टरनेटिव एंड कन्विक्टेड ऑफ इंटेंशनली गिविंग फॉल्स एविडेंस, यानी कि वो पहले वाली मेरी बात थोड़ी सी गलत होगी कि इसकी जो इलस्ट्रेशन है वो मैं थोड़ी सी आपको समझा देता हूं। अच्छा, इसकी जो इलस्ट्रेशन है ये जो नंबर 2 वाली इलस्ट्रेशन है ये थोड़ी सी मैं आपको समझा देता हूं कि ए जो है वो मजिस्ट्रेट के पास पेश होकर ये कहता है कि मैंने देखा है बी ने सी को एक क्लब के साथ एक सोटे के साथ मारा है, लेकिन वही ए जो है वो सेशन कोर्ट में जाता है और वहां पर कसम उठाकर ये कहता है कि बी ने सी को हिट नहीं किया, मारे ही नहीं। अब यहाँ पर उस पर चार्ज फ्रेम किया जा सकता है, उसको मुतबादल जो भी फॉल्स एविडेंस के वाले से चार्ज फ्रेम किया जा सकता है, क्योंकि ये नहीं पता कि कौन सी स्टेटमेंट उसकी झूठ है, पहले वाली स्टेटमेंट झूठ है या दूसरी वाली स्टेटमेंट उसकी झूठ है, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं 237 पर। व्हेन अ पर्सन इज चार्ज्ड विद वन ऑफेंस एंड ही कैन बी कन्विक्टेड ऑफ अनदर, कि जब एक शख्स पर एक जुर्म के तहत उसको चार्ज किया गया है और उसको दूसरे जुर्म में भी सजा दी जा सकती है, ठीक है। अगर ड्यूरिंग एविडेंस ऐसी चीजें आ जाती हैं कि उससे उसका जो दूसरा ऑफेंस है जिसका जो चार्ज फ्रेम नहीं किया गया वो सामने आ जाता है, ठीक है, तो उसके तहत भी उसको सजा दी जा सकती है इवन जिसका चार्ज फ्रेम नहीं किया गया। यहां देखें, यहां पर वर्ड है ही मे बी कन्विक्टेड ऑफ द ऑफेंस विदिन which he is shown to have committed although he was not charged with it। अब इसके इलस्ट्रेशन पढ़ते हैं। A is charged with theft, A पर चार्ज है कि उसने चोरी की है। It appears that he committed the offense of criminal breach of trust, और ये वाज़ेह है, ये भी वाज़ेह है कि उसने कोई अमानत में खयानत की है, और दैट रिसीविंग स्टोलन प्रॉपर्टी, या उसने कोई चोरी का सामान उसके कब्जे से बरामद हुआ है। He may be convicted of criminal breach of trust or receiving stolen property as the case may be, तो उसको इन दोनों जुराइम में भी सजा दी जा सकती है। Whether he was not charged such offences, वो ये उसके
खिलाफ चलान आया है, यानी कि उसके पर ये चार्ज फ्रेम हुआ है या नहीं हुआ, उससे हटकर ये चीजें की जा सकती हैं। अब उसके बाद है 238 व्हेन ऑफेंस प्रूव्ड इंक्लूडेड इन वन offense charged. When a person is charged with an offense consisting of several particulars, a combination of some only of which constitute a complete minor offense, and such combination is proved that the remaining particulars are not proved, he may be convicted of the minor offense though he was not charged. यानी कि अगर किसी शख्स पर एक इल्जाम लगाया जाता है और वो एक यानी कि 2-3 इल्जाम मिलकर एक मेजर इल्जाम बन जाता है कि मेजर जुर्म बन जाता है, लेकिन ड्यूरिंग एविडेंस ये साबित नहीं होता कि वो मेजर जुर्म साबित नहीं होता ये, लेकिन उससे जो रिलेटिंग माइनर ऑफेंस है उसी से मुताल्लिक है, ठीक है, वो एक जुज जो है वो साबित हो जाता है, तो कानून कहता है उस जुज की उसको सजा दी जानी चाहिए चाहे उस पर वो चार्ज किया गया है या नहीं किया गया। When a person is charged with an offense and facts are proved which reduces it to minor offense, he may be convicted of the minor offense though he was not. ये कानून ये भी कहता है कि जब उस पर फैक्ट्स चार्ज किया जाए और फैक्ट से ये साबित हो तो उसका जो ऑफेंस है वो मेजर नहीं वो माइनर है, तो उसको फिर वो माइनर जुर्म की सजा दी जानी चाहिए चाहे उसको चार्ज किया गया है या नहीं किया गया। When a person is charged with an offense, he may be convicted and amount to commit an attempt to commit such offense, although the attempt is not separately charged. यानी कि किसी अगर किसी मुल्ज़िम पर अगर किसी जुर्म का चार्ज किया जा चुका है और ड्यूरिंग एविडेंस ये चीज सामने आती है कि उसने वो जुर्म किया नहीं, जुर्म की कोशिश की, अब उसको जुर्म की कोशिश की सजा दी जाएगी, उसको अलहदा से जो है चार्ज फ्रेम करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आत हो कि उस पर अलहदा कोई चार्ज फ्रेम किया गया या नहीं किया गया वो मैटर नहीं करता। यहाँ पे नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड टू ऑथराइज conviction of an offense referred to in section 198 199 when no complaint has been made as required by the section। यानी कि वो कहता है कि ये जो सेक्शन है ये सेक्शन 198 और 199 पर जो है ना वो असरअंदाज नहीं करता, ठीक है। और इसके अलावा अब आगे इसकी जो लिस्ट्रेशंस हैं, ठीक है, लिस्ट्रेशंस को आप छोड़ें क्योंकि बात वही है 239 व्हाट पर्सन्स में जॉइंटली चार्ज कि कौन से जो मुल्जमान है उस पर जो चार्ज फ्रेम है वो इकट्ठा चार्ज किया जा सकता है, कौन कौन से और कब कब किया जा सकता है। पर्सन में बी चार्ज एंड ट्राइड टुगेदर कि कब उनका जो ट्रायल है वो इकट्ठा हो सकता है, कब उन पर जो फर्ज जुर्म है वो इकट्ठी आयद हो सकती है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि अगर उनके जो जुराइम है वो सेम ऑफेंस होंगे, ठीक है, सेम ट्रांजैक्शन, उसी नोयत के सेम ट्रांजैक्शन के सेम ऑफेंस होंगे। उसके बाद है कि अगर उन्हीं ऑफेंसेस की वो उसने अबैटमेंट की है, अटेम्प्ट टू कमिट सच या उन जुराइम करने की कोशिश की है। उसके अलावा अगर उसका कोई ऑफेंस जो है वो 23 सेक्शन 234 में आता है, ठीक है, वो 12 मंथ्स वाला के 1 साल के अंदर अंदर उसने ऑफेंस कमिट किया हो तो फिर किया जा सकता है। उसके बाद पर्सन अक्यूज्ड ऑफ डिफरेंट ऑफेंसेस कमिटिंग इन द कोर्स ऑफ सेम ट्रांजैक्शन, सेम ट्रांजैक्शन में मुख्तलिफ ऑफेंसेस हैं फिर किया जा सकता है। फिर उसके बाद थेफ्ट है, एक्सटॉर्शन है, क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन है, ठीक है। उसके बाद रिसीविंग स्टोलन प्रॉपर्टी है, असिस्ट in the disposal or concealment of property or possession of which is alleged to have been transferred by any such offence committed by the rules first named persons, ठीक है। उसके बाद जनाब अली 411 और 414 के मुतालिक ऑफेंसेस जो हैं, उसके अलावा ये चैप्टर नंबर 12, ठीक है, उसके मुतालिक काउंटरफीट कॉइन्स के मुतालिक है, फिर इकट्ठा चार्ज किया जा सकता है। उसके बाद अबैटमेंट है तमाम ऑफेंसेस की, ठीक है, कॉइन्स के हवाले से रिलेटिंग टू द सेम कॉइन सिक्कों के मुतालिक जो जुराइम्स होते हैं। उसके बाद है द प्रोविजन कंटेन्ड इन द फॉर्मर पार्ट ऑफ दिस चैप्टर शैल सो फार एज मे बी अप्लाइड टू ऑल सच चार्जेस, इनके जो इसके प्रोविजन है वो तमाम चार्जेस पर अप्लाई होंगे। उसके बाद है 240 है विड्रॉल ऑफ रिमेनिंग चार्जेस ऑन कन्विक्शन ऑन वन ऑफ सेवरल
चार्जेस के जो विड्रॉल ऑफ रिमेनिंग चार्जेस ऑन कन्विक्शन ऑन वन ऑफ सेवरल के मुख्तलिफ चार्जेस पर जब मुल्ज़म पर मुख्तलिफ चार्जेस हों तो उनमें से कोई एक जो चार्ज है वो विड्रा किया जा सकता है, वो वापस लिया जा सकता है, कोर्ट उसको विड्रा कर सकती है। ठीक है, तो उसमें जो प्रोसिक्यूटर होता है या जो प्रोसिक्यूशन की तरफ से मामला सर अंजाम दे रहे हो वो विड्रा कर सकते हैं कोई भी चार्ज जो है। सच विड्रॉल शैल हैव द इफेक्ट टू एन एक्विटल ऑन सच चार्ज, जिस जुर्म की वो विड्रॉल करेंगे उस जुर्म में उस मुल्ज़िम को की एक्विटल समझी जाएगी, बरियत समझी जाएगी। ठीक है, अल्लाह हाफिज।